हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग को ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास क्रमबद्ध तरीके से एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक आप लोगों को अपलोड करके रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाता है। जो ये हमारा लेक्चर नंबर 11वां है, ठीक है। 11th नंबर ये हमारा आज का लेक्चर होगा, ठीक है। तो आज का जो दोस्तों हम लोग का जो टॉपिक है वो है, टॉपिक का नाम है हमारा राज्यों का एकीकरण एवं पुनर्गठन से संबंधित हम लोग सारी जानकारी को आज इस क्लास के माध्यम से हासिल करेंगे। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे न्यू होंगे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और बाकी जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे वह क्लास को पूरी तरह से सुनना, नोट्स बनाना और बार बार रिवीजन करना ताकि आपको सफलता मिल सके। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। अगर आपका प्रयास निरंतर ईमानदारी पूर्वक अगर करते रहेंगे तो आप सफलता आपको जरूर मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इससे कि आपको पता है इंडियन पॉलिटी का जो आज हमारा टॉपिक है राज्यों का एकीकरण एवं पुनर्गठन। तो आपको पता है राज्य, जब हमारा देश ब्रिटिश उपनिवेश था, जब हमारा भारत देश एक ब्रिटिश उपनिवेश था, उस समय राज्यों को प्रांत भी बोलते थे। तो जो हमारा देश जो था ना, अलग अलग राज्यों में, प्रांतों में बिखरा हुआ था, ठीक है। तो राज्यों के एकीकरण और पुनर्गठन से संबंधित हम सारी जानकारी को इकट्ठा करेंगे, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मदद मिलेगा, ठीक है। तो एकीकरण का मतलब क्या होता है, एकीकरण सब क्या समझते हैं? सबसे पहले आप अपने आप को पूछो, दोस्तों बताओ कि एकीकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों, जो एकीकरण का मतलब होता है एक करने की प्रक्रिया, यानी बहुत चीज जो बिखरा हुआ है उसको एक साथ मिलाने की प्रक्रिया को ही एकीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी किसी चीज को जोड़कर एक करना एकीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर आपका पेज बिखरा हुआ है, आपने उसको इकट्ठा करके आप एक किताब का रूप दे सकते हो, वो एकीकरण हुआ, ठीक है। पुनर्गठन का मतलब पुनः यानी फिर से, गठन यानी निर्माण करना, यानी फिर से निर्माण करना, ठीक है, यानी फिर से जोड़ना, ठीक है। दोस्तों, पुनर्गठन का अर्थ होता है फिर से जोड़ना, व्यवस्थित करना या नए सिरे से तैयार करना। तो पुनर्गठन का मतलब आप समझ गए। देखिए, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कुछ शब्दों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। एग्जाम आपकी सफलता के साथ साथ जो कुछ शब्द है उसकी भी जानकारी होना चाहिए। तो पुनर्गठन से आप क्या समझे? पुनर्गठन से आपको समझ में आया कि फिर से जोड़ना या व्यवस्थित करना या नए सिरे से तैयार करना, समझ? पुनः फिर से गठन तैयार करना यानी फिर से तैयार करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हमारा देश जो आज़ाद हुआ था दोस्तों, उस समय में हमारी स्वतंत्रता के समय भारतीय क्षेत्र क्या था? व्यवस्थित नहीं था, सिस्टमेटिक रूप से जो आज देख रहे वैसा उस समय नहीं था, ठीक है। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय क्षेत्र व्यवस्थित नहीं था, ठीक है। उसके बाद समझो कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था। तो कोई यह पूछेगा कि जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 ईस्वी में, भारत का विभाजन जब 1947 ईस्वी में जब हुआ था तो किस आधार पर हुआ था? तो दोस्तों, धर्म के आधार पर हुआ था। और जो इस्लाम यानी जो मुस्लिम समुदाय के थे लोग, जो जाना चाहे पाकिस्तान में वह पाकिस्तान चले गए, और जो भारत में रहना चाहे वह भारत में रह गए, ठीक है। तो भारत का जो विभाजन हुआ था दोस्तों, वह धर्म के आधार पर हुआ था, ठीक है। और एक भारत बना और एक दूसरा पाकिस्तान बना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के दौरान भारत में दो प्रकार के प्रांत थे। भारत में कितने प्रकार के प्रांत थे दोस्तों? तो दो प्रकार के प्रांत थे। अगर यह कोई पूछेगा कि जब आज़ादी के दौरान भारत में कितने प्रकार के प्रांत होते थे, तो दो प्रकार के प्रांत होते थे। एक को बोलते हैं देसी रियासतें और दूसरा को बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश प्रांत। पहला को बोलते हैं देसी रियासतें और दूसरा है ब्रिटिश प्रांत। डन। अब देसी रियासतें से आप क्या समझते हैं? आप समझो, एक एक पॉइंट को यहाँ पे अच्छी तरह से समझते हुए चलना कि देसी रियासतें किसे कहते हैं, देसी रियासतें क्या है।
तो ब्रिटिश शासन के समय भारत में सभी जगह सीधे ब्रिटिश शासन नहीं था, यानी उस समय भी जो भारत के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जो छोटे थे बड़े थे, वहाँ पे पूर्ण रूप से ब्रिटिश का शासन नहीं था। ठीक है, वहाँ पे जो शासन था राजा का, नवाब का और महाराजा का वहाँ पे शासन हुआ करता था। ठीक है, तो जो राजा, नवाब और महाराजा के जो अधीन था, जो जगह अधीन था, जो क्षेत्र अधीन था, उसे ब्रिटिश सरकार ने रियासत कहा। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया देसी रियासतें, यानी देसी रियासतें का मतलब है कि उस क्षेत्र पर पूर्णतः जो शासक था वो राजा था, नवाब था और महाराजा था। समझ में आ गया? और ब्रिटिश प्रांत से आप क्या समझते हैं? तो ब्रिटिश प्रांत के मतलब है कि भारत के क्षेत्र जो सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे, जो भारत के वे क्षेत्र जो सीधे किसके नियंत्रण में थे? ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे। जो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे उसे क्या बोलेंगे? ब्रिटिश प्रांत कहेंगे। और जहाँ पे सीधे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं था वहां देसी रियासतें थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सरदार पटेल को बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? बिस्मार्क कहा जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क दोस्तों सरदार पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, अब बिस्मार्क के नाम सुना है? पता नहीं आप सुने हैं कि नहीं होंगे, नहीं सुने तो घबराना नहीं, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बिस्मार्क एक व्यक्ति का नाम है, यह क्लियर हो जाना चाहिए। जो बिस्मार्क है ना दोस्तों, वो एक व्यक्ति का नाम है। तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क ना दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, चलो बिस्मार्क के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करते हैं। बिस्मार्क जो है जर्मनी के एक महान राजनेता और कूटनीतिक थे। ठीक है, तो कहाँ के रहने वाले थे बिस्मार्क? जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। तो एकीकरण का मतलब मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ, और देखिए फिर से एकीकरण आया, तो इसीलिए मैं एक एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए और एग्जाम में बैठे तो आपको कोई समस्या न हो। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी किसने? बिस्मार्क ने। और बिस्मार्क को क्या कहा जाता है? जर्मनी का एकीकरण कर्ता कहा जाता है, जर्मनी का एकीकरण कर्ता कहा जाता है। तो क्वेश्चन यह पूछ ले कि जर्मनी का एकीकरण कर्ता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बिस्मार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिस्मार्क को कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और शब्द आया कूटनीतिज्ञ। क्या है? कूटनीतिज्ञ। अब कूटनीतिज्ञ सब क्या समझते हैं? पता नहीं, आप समझते कि नहीं समझते, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। देखिए कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है कूटनीति में निपुण व्यक्ति। निपुण का मतलब होता है परिपूर्ण। ठीक है, कूटनीति में परिपूर्ण व्यक्ति जो बातचीत और समझौते से समस्या को सुलझा सकता है वह कूटनीतिज्ञ कहलाता है, डिप्लोमेट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिप्लोमेट कहलाता है। और यहाँ पे एक शब्द है कूटनीति। कूटनीति से क्या समझते हैं? तो कूटनीति का मतलब होता है दोस्तों समझदारी, चतुराई और नीति के साथ काम निकालने की कला को डिप्लोमेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोमेसी कहते हैं, कूटनीति कहते हैं। तो कूटनीति किसे कहते हैं? समझदारी, चतुराई और नीति के साथ काम को निकालने की कला को क्या कहते हैं? कूटनीति कहते हैं, डिप्लोमेसी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सरदार पटेल के सचिव कौन थे? देखिए रियासत मंत्रालय बनाया गया था जब भारत देश आज़ाद हो रहा था, तो उस समय एक रियासत मंत्रालय का गठन किया गया था। ठीक है, तो उस रियासत मंत्रालय के जो मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उसका जो सचिव था वो था बीपी मेनन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरदार पटेल के सचिव कौन थे? तो बीपी मेनन थे। कौन थे? बीपी मेनन थे। और राज्य के पुनर्गठन में इन लोगों का महायोगदान था। तो रियासत मंत्रालय के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन थे? बीपी मेनन थे। समझ में आ गया? देखिए यही क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ आप मेरे क्लास को अच्छी तरह से सुनकर नोट्स बनाकर सिर्फ रिवीजन करना। आपको सफलता लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ गया? चलो, जो देसी रियासत का काम क्या था, देसी रियासत क्यों बनाया गया था, रियासत मंत्रालय क्यों बनाया गया था, रियासत मंत्रालय का काम क्या था? इसका काम था दोस्तों कि देसी रियासतों का भारत में विलय करना। जितनी भी जो देसी रियासतें थी उसको भारत के साथ विलय कराना रियासत मंत्रालय का काम था, जिसका जो मंत्री था सरदार पटेल और सचिव थे बीपी मीनन। ठीक है। और दूसरा जो रियासत मंत्रालय का एक नीति था, एकीकरण हेतु नीति। तो एकीकरण से समझते हो नीति, तो नीति का मतलब था विलय पत्र की नीति। जो नीति अगर पूछ ले कि रियासत मंत्रालय का नीति क्या था, तो वो था दोस्तों विलय पत्र की नीति। क्या था? विलय पत्र की नीति। यानी जो रियासतें भारत के साथ मिल गया उस पर रक्षा, संचार, विदेश मामले पर किसका अधिकार हो जाता था? भारत का अधिकार हो जाता था। किसका अधिकार हो जाता था? भारत का अधिकार हो जाता था। ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। देखो फिर से बताता हूं, जो रियासत मंत्रालय है ना, रियासत मंत्रालय का गठन ही किया गया था कि देसी रियासतों का भारत में विलय करना, जिसका जो मंत्री थे सरदार पटेल साहब थे और सचिव थे बीपी मेनन सर। ठीक है। एक उसकी नीति, रियासत मंत्रालय की एक नीति थी, वो नीति का नाम था विलय पत्र की नीति। विलय पत्र की नीति जैसे ही उसके जो भी राजा थे, महाराजा थे, नवाब साइन कर देते थे, तो उसके ऊपर होता क्या था कि रक्षा, संचार, विदेश मामले में उस पर पूर्णतः भारत सरकार का अधिकार हो जाता, भारत का अधिकार हो जाता था। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं उपनिवेश का भारत में विलय। यानी उपनिवेश, सबसे पहले समझेंगे उपनिवेश का भारत में विलय। क्या आप उपनिवेश शब्द को समझते हैं? उपनिवेश आप क्या समझते हैं? पता नहीं, आपको मालूम है या नहीं है? ठीक है। तो उपनिवेश का मतलब क्या होता है समझो। तो जब कोई देश दूसरे देश पर कब्जा करके उसे अपने नियंत्रण में रखता है तो वह क्षेत्र उसका उपनिवेश कहलाता है। समझ में आ गया? जैसे कि आपने किसी भी एक अन्य जगह को आपने कब्जा कर लिया, ठीक है, तो ये जो एरिया है ना वो आपका उपनिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपनिवेश कहलाएगा। ठीक है। तो वही उपनिवेश का भारत में विलय, यानी भारत में जो उपनिवेश कुछ जगह थे उसको भारत में विलय कर लिया गया, भारत में मिला लिया गया। ठीक है। तो उपनिवेश का मतलब क्या होता है? तो फिर से मैंने समझा रहा हूँ कि जब कोई देश दूसरे देश पर कब्जा करके उसे अपने नियंत्रण में रखता है तो वह क्षेत्र उसका उपनिवेश कहलाता है। समझ में आ गया? नोट में क्या है कि भारत कभी ब्रिटेन का उपनिवेश था। हाँ, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और भारत उपनिवेश से मतलब कि आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ठीक है। चलो, तो कौन कौन सा उपनिवेश था जो भारत में विलय हुआ? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। चंद्रनगर का भारत में विलय किया गया। चंद्रनगर का भारत में विलय किया गया। तो चंद्रनगर का भारत में विलय कब किया गया? तो चंद्रनगर का विलय आपको 1949 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1949 ईस्वी में किया गया। और जो चंद्रनगर उपनिवेश था वो किसका उपनिवेश था? तो दोस्तों यह फ्रांस का उपनिवेश था। किसका था? फ्रांस का उपनिवेश था। जो चंद्रनगर किसका उपनिवेश था? तो फ्रांस का उपनिवेश था। और इसको भारत में कब विलय कर लिया गया? तो 1949 ईस्वी में। ठीक है। चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है। चंद्रनगर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए यहाँ से कितना आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि चंद्रनगर एक उपनिवेश था। बिल्कुल सही है। किसका उपनिवेश था? तो फ्रांस का उपनिवेश था। भारत में कब विलय किया गया? तो 1949 ईस्वी में किया गया। चंद्रनगर कहाँ स्थित है? तो है बंगाल, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है। समझ में आ रहा है? इतना तगड़ा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? चलो आगे समझते हैं। पुडुचेरी का भारत में विलय। अब देखिए पुडुचेरी भी एक उपनिवेश था। समझ में आ गया? तो पुडुचेरी को भारत में विलय कब किया गया? तो 1956 ईस्वी में किया गया। 1956 में पुडुचेरी को भारत में विलय कर लिया गया। अब पुडुचेरी किसका उपनिवेश था? तो यह फ्रांस का उपनिवेश था। किसका था? फ्रांस का उपनिवेश था। पुडुचेरी को 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा यूटी का दर्जा दिया गया। यानी पुडुचेरी को यूटी का दर्जा कब दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा पुडुचेरी को यूटी का दर्जा दिया गया। ठीक है। यूटी बनाया गया
कब बनाया गया, पुडुचेरी को यूटी कब बनाया गया, तो 1 जुलाई 1963 ईस्वी को पुडुचेरी को यूटी बनाया गया। समझ में आ गया। तो पुडुचेरी को भारत में विलय कब किया गया, 1956 ईस्वी में। किसका उपनिवेश था, फ्रांस का उपनिवेश था। किस अधिनियम के द्वारा भारत में विलय यूटी का दर्जा दिया गया, तो 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा यूटी बनाया गया। तो 1 जुलाई 1963 ईस्वी को बनाया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो यहाँ पे है कि दादरा व नगर हवेली का भारत में विलय, दादरा व नगर हवेली को भारत में विलय कब किया गया, तो दोस्तों दादरा व नागर हवेली को भारत में 1954 में विलय किया गया। दादरा व नागर हवेली को भारत में 1954 में विलय किया गया। ठीक है, और 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दादरा व नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया गया। तो यूटी का दर्जा दादरा व नगर हवेली को किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा। समझ में आ गया। दादरा व नगर हवेली को यूटी का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। ठीक है, यूटी बनाया गया कब, कौन से डेट को बनाया गया, तो 1 जुलाई 1961 को बनाया गया। यूटी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यानी दादरा व नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो 1 जुलाई 1961 ईस्वी को बनाया गया। ठीक है, और दादरा व नगर हवेली किसका उपनिवेश था, तो दोस्तों यह था पुर्तगाल का उपनिवेश था। किसका था, पुर्तगाल का उपनिवेश था। समझ में आ रहा है। देखिए इतना आसानी से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आपको खूब मजा आ रहा होगा। क्लास को इंजॉयमेंट के तौर पे आप लोग सुनो, फिर इसको नोट्स बनाओ, फिर इसको रट्टा मारो, याद करो, सफलता 100% मिलेगा। लोग असफल क्यों हो जाता है, इधर उधर का बात करता है, इधर उधर समय अपना व्यतीत कर देता है, फिर बोलता है कि मुझे सफलता नहीं मिले। कैसे आपको सफलता मिलेगा, हाउ कैन यू गेट सक्सेस। आप सक्सेस तब तक नहीं होगा, सफल आप तब तक नहीं होंगे जब तक आप ईमानदारी से और एक नियम से और सिस्टमेटिक तरीके से, जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी आपको सफलता नहीं मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अब मैं भी चाह रहा हूँ कि यह जिस चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा चैनल ग्रोथ हो। तो कैसे ग्रोथ होगा, जब मैं रेगुलर आप लोगों को सही कंटेंट दूंगा। ठीक है ना, तब ना आप लोग इस चैनल से जुड़िएगा, फिर आप नोट्स बनाइएगा, फिर आपको सफलता मिलेगा। तब आप दूसरे को बोलेंगे कि ठीक है एक यूट्यूब चैनल पे ज्ञान की ज्योति चैनल है जहाँ पे आप अपना पढ़ाई फ्री में आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये भाई बाबू नॉर्मल बात है, फैक्ट बात है। ठीक है, मैं ये झूठ नहीं बोल सकता हूँ, ये बहुत ही सच्चाई बात है। ठीक है, तो इसीलिए क्लास में बोरिंग ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ इधर थोड़ा थोड़ा बोलते भी रहना चाहिए। ये अभी पढ़ाने का एक तरीका, ऐसा नहीं कि मैं बोलते रहूँ तब बोर हो जाएगी, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बोलता रहूँगा, ये कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दमन व दीव तथा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया गया। ठीक है, तो कब करा लिया गया, दमन व दीव तथा गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया गया। तो कब करा लिया गया, 1961 ईस्वी में। किसको, दमन और दीव तथा गोवा को। समझ में आ गया। गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। कौन सा, ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए। और गोवा को पुर्तगाली शासन से जो मुक्त मिला वो कब मिला, मुक्ति मिली 1961 ईस्वी मिला। कब मिला दोस्तों, 1961 ईस्वी में मिल गया। ठीक है, जो दमन और जो दीव था दोस्तों वो किसका उपनिवेश था, तो यह था दोस्तों पुर्तगाली का उपनिवेश था। किसका था, पुर्तगाली उपनिवेश था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कंपटीशन का लेवल प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ठीक है, रिसेंट अगर कोई भी एग्जाम को चेक करेंगे तो एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चंस का लेवल चेंज बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो आपका तैयारी इस तरह से होना चाहिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपको यह दिक्कत न हो कि जा कहाँ से पूछ दिया। जब आप पढ़ कर जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलते रहता हूँ, अदरवाइज क्या रीज़न है। देखिए, और एक और बात है कि मैं सारे कंटेंट को लिख लेता हूँ। लिखने का फ़ायदा क्या है,
लिखने का फायदा कि कोई भी एक कंटेंट छूट ना जाए। एक्चुअली लिखते लिखते होता क्या, इंसान ही तो है, कोई ना कोई एक कंटेंट छूट जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको कैसे क्या पता वही क्वेश्चन पूछ ले आपके एग्जाम में। इसीलिए मैं सारी को, जैसे कोई पीपीटी से पढ़ाता हूँ, मैं लिख कर पढ़ाता हूँ, तो मैं सारी को लिख लेता हूँ और फिर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी कंटेंट ना छूटे और आपको पछताना ना पड़े। इसीलिए अन्यथा कोई क्या मतलब, मैं लिख कर भी बोल सकता हूँ कि जो 1961 में क्या हुआ, तो ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया, जिसमें गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया गया। लिख लूँगा लेकिन समय लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि गोवा भी किसका उपनिवेश था दोस्तों, तो गोवा भी जो था वो पुर्तगाली उपनिवेश था। किसका था? पुर्तगाली का उपनिवेश था, ठीक है। हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ स्पीड से। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, ब्रह्मा संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा गोवा और दमन द्वीप को यूटी का दर्जा मिला, ठीक है। कौन सा? तो ब्रह्मा संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा और दमन द्वीप को यूटी का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गोवा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यूटी का दर्जा दिया गया, तो दोस्तों है ब्रह्मा संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को यूटी का दर्जा यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और दमन द्वीप को भी ब्रह्मा संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए बढ़ते हैं। देखो, गोवा क्या था? यूटी था, आपको पता चल गया। तो यूटी से पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 30 मई 1987 ईस्वी को। और यहाँ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि किसी भी राज्य का स्वरूप का परिवर्तन कौन कर सकता है, भारत में कौन कर सकता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। क्यों? क्योंकि मैं इससे प्रीवियस क्लास में मैं यह बताया हूँ कि भारत के राज्यों का स्वरूप कौन परिवर्तन कर सकता है, यह अधिकार किसको दिया गया है। यहाँ पे देखो कि गोवा एक क्या था? यूटी था, यानी केंद्र शासित प्रदेश था, और उसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 30 मई 1987 को। तो कौन दिया? इसका जवाब प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस क्लास को जाकर देखें और नोट्स बनाएं, ठीक है। गोवा व दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987, ठीक है। गोवा व दमन और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 30 मई 1987 को दिया गया, ठीक है। आई होप सो, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1947 ईस्वी में। कब हुआ था? 1947 ईस्वी में। अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन 1947 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 15 अगस्त 1947 तक सभी रियासतों का विलय भारत के साथ करा लिया गया। आपको समझ में आया? यहाँ पे एक अपवाद लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 15 अगस्त 1947 तक, कब डेट याद रखना, 15 अगस्त 1947 तक सभी रियासतों का विलय भारत के साथ करा लिया गया। लेकिन अपवाद 3 रियासत, अपवाद में कौन सा था? 3 रियासत। वो 3 रियासत कौन कौन सा है? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। यह 15 अगस्त 1947 तक जो देसी रियासतें थी वो भारत के साथ नहीं मिला था, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये बिस्मार्क के बारे में मैंने बता चुका हूँ कि भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल जी को कहा जाता है, ठीक है। जम्मू के राजा हरि सिंह ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ कर दिया गया।
कर दिया। ठीक है, जो जम्मू के जो राजा थे वो कौन थे? राजा हरि सिंह थे। और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ विलय कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो कर लिया 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हो गया था। और उसका राजा कौन थे? राजा हरि सिंह थे। कौन थे? राजा हरि सिंह। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता दोस्तों हुआ था 3 जून 1972 ईस्वी को। कब हुआ था? 3 जून 1972 ईस्वी को शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौता जो हुआ था 1971 युद्ध के बाद। तो 1971 में किसके साथ युद्ध हुआ था? भारत व पाकिस्तान के बीच में हुआ था। पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उसी समय एक बांग्लादेश का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, तो शिमला समझौता जो हुआ था 3 जून 1972 ईस्वी को हुआ था। किस युद्ध के बाद? तो 1971 युद्ध के बाद। और 1971 युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, आपने सुना होगा LOC। तो LOC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक की रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC है। क्या है? LOC है, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक रेखा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि जूनागढ़ का विलय कब किया गया। जूनागढ़ का विलय कब किया गया? तो देखो, जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ था फरवरी 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। जूनागढ़ का भारत में विलय जनता संग्रह द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? जनता संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का विलय भारत में हुआ था। ठीक है, और जूनागढ़ में दोस्तों था ना वो हिंदू बहुसंख्यक था। जो बहुसंख्यक जनता जो था हिंदू था, और शासक कौन था? मुस्लिम था। शासक कौन था? मुस्लिम था। और बहुसंख्यक जनता कौन था? हिंदू था। और जूनागढ़ का भारत में विलय किसके द्वारा हुआ? तो जनता संग्रह द्वारा हुआ था। कब हुआ था? तो फरवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हैदराबाद को। हैदराबाद का विलय भारत में कब हुआ था? तो हैदराबाद का विलय भारत में दोस्तों सितंबर 1948 ईस्वी में कब हुआ था? कब हुआ था? सितंबर 1948 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और हैदराबाद का जो विलय हुआ था भारत में वो ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ठीक है, और हैदराबाद में भी जो बहुसंख्यक जनता तो था वो हिंदू था। हैदराबाद का में भी जो बहुसंख्यक जनता जो था वह कौन था? हिंदू था। ठीक है, और शासक कौन था? तो मुस्लिम था। शासक कौन था? मुस्लिम था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीनों आपने तीनों को देख लिया। तीनों जो अपवाद में जो था देशी रियासतें, उसका कैसे विलय हुआ आपको पता चल गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि राज्यों का वर्गीकरण कितने वर्ग में किया गया था। जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय राज्यों का वर्गीकरण किया गया था। वो 4 वर्गों में किया गया था। ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में और ग्रुप डी में। जो 4 वर्ग थे, ग्रुप ए थे, बी थे, सी थे और डी थे। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं।